नमस्कार सभी को। तो आज मैं कविता और साहित्य से लेकर एक बात करने जा रहा हूँ और वो बात है बंगाल की, और वो बंगाल चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं है। ये बात बंगाल के बारे में है। जो मैं समझता हूँ, जो मेरा आकलन है, बहुत कम ज्ञान और बहुत सीमित ज्ञान के साथ एक आम व्यक्ति की तरह जो आकलन मैंने किया है उस बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहली बात, मैं यहाँ के कला और साहित्य की बात करूँगा, और दूसरी बात मैं यहाँ जो एक चेतना के स्तर पर जो शोध किया गया विगत दशकों में या पिछले शताब्दी में, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल का जो इतना बड़ा योगदान है उस बारे में बात करूँगा। और मैं सबसे कम जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ या चाहता हूँ वो है राजनीति और धर्म, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक समाज या धार्मिक समाज अपना अहंकार तभी छोड़ता है जब या तो उस पर मिट्टी डाला जाता है या फिर लकड़ी। खैर, आप समझ गए होंगे। एक और पहलू, मैं जो कहते हैं लोग कि बंगाल डिक्लाइन कर रहा है, बंगाल इस सभ्यता का ह्रास हो रहा है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा और इसके पहलुओं को भी समझने की कोशिश करूँगा। और अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो तो आप अवश्य सूचित करें। मैं भी समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे अंदर किसी अपनापन और परायापन का भाव नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने जगह की तरह ही देखता हूँ। इसलिए मैं इस पर बात करने आया हूँ। किसी को अगर मेरी किसी बात से अगर कोई ठेस पहुँचे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि मैं ऐसी कोई बात करने ही नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले कला साहित्य की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भारत के अन्य भागों को तो नहीं समझ पाया हूँ, नहीं देख पाया हूँ, लेकिन कलकत्ता में रहकर मैं जितना समझ पाता हूँ बंगाल को, मुझे ऐसा लगता है कि कलात्मकता बहुत प्रगाढ़ है। यहाँ के लोग अभी भी कलामय हैं। यहाँ की कलात्मकता का एक विस्तृत इतिहास रहा है और ये इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। जब इसके भाषा को ही हम देखते हैं, इसके संगीत को देखते हैं, इसके चित्रकला को देखते हैं, तो हम आश्चर्यचकित होते हैं। आप किसी ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जो समाज बहुत अधिक अमीर नहीं हो, बहुत अधिक धनाढ्य नहीं हो, लेकिन कलात्मक रूप से बहुत प्रबल हो? ऐसा है। यहाँ के मछुआरे जो बहुत धनाढ्य नहीं हैं, उनके पास भी अपनी एक कला संस्कृति है, अपनी चित्रकला है, और वो उनके ही आसपास की कहानियों को अपने कलाओं में दिखाते हैं। और सबसे सुंदर बात कि यहाँ जितने भी क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र की अपनी अपनी कलाएं हैं, चाहे वो संगीत के रूप में हो, चाहे वो साहित्य के रूप में है, चाहे वो चित्रकला के रूप में हो, और अन्य कई आयाम हैं जो कला के, और भी कई अन्य आयाम जो है वो भी यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कि उसकी व्यापकता असीम है जो मैं देख पाता हूँ, जो अब भी है, जो अब भी दिखती है। इतनी गिरावट के बाद भी अगर ये स्थिति है तो हम इसका आकलन अवश्य कर सकते हैं कि ये सभ्यता एक वक्त में बहुत ही समृद्ध रही होगी और आज भी समृद्ध है। आज भी लोग यहाँ चेतस हैं, उनके अंदर चेतना है। हालांकि औद्योगिकीकरण के बाद हमारे चेतना का क्रमशः ह्रास हुआ है।
खास करके उन देशों में अवश्य हुआ है जहाँ की किसी भी औपनिवेशिक ताकतों का राज रहा हो 100-200 साल। वहाँ के लोग की चेतना मर चुकी है। शायद उन देशों में जो कल औपनिवेशिक थे उनके लोग आज अधिक चेतनापूर्ण हैं, हमसे अधिक सच्चे हैं। हम अपने इतिहास को बस ढो रहे हैं, इतिहास का कंकाल ढो रहे हैं। अंदर से हम वैम्पायर हो चुके हैं, खून चूसने वाले पशु। खैर, मैं विषय से विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ। तो मैं आज भी वो अनुशासन, वो कला, अनुशासन एक शब्द जो ऐसे मैंने फेंका, तो मैं इसलिए फेंका, मैंने इसलिए इसे लाया क्योंकि व्यक्ति में अनुशासन, व्यक्ति में करुणा, व्यक्ति में प्रेम तभी उजागर होता है जब वो कला, संगीत, साहित्य के ओर जाता है और उसे साधता है। तो इस संस्कृति ने कला, साहित्य, संगीत को बहुत साधा है और इसीलिए यहाँ इतने साधक भी पैदा होते हैं और पैदा हुए। खैर, ये जब मैं कह रहा हूँ तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैंने देखा है कई जगहों पर मैं जाता हूँ तो मैं आकलन करता हूँ कि लोग बहुत ही विभिन्न कलाओं से जुड़े हुए हैं और हर एक क्षेत्र का अपना एक कला का पुट है जिसे वो लेकर आते हैं और बहुत व्यापकता से उसे निभाते हैं। अभी भी जहाँ एक ऐसा समाज बन चुका है, हम एक ऐसे ग्लोबल सिटीजन बन चुके हैं, ऐसे वैश्विक मानव बन चुके हैं, जब हम हर कुछ पश्चिम को देखकर करते हैं। बंगाल अब भी पूरब के उन खूबसूरत पहलुओं को अपने साथ रखे हुए है जो मुझे अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। मैं थोड़ी इतिहास की बात करता हूँ अब, और जब मैं एक पहलू से दूसरे पहलू की तरफ जाता हूँ, एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक की तरफ जाता हूँ, तो एक शीर्षक दूसरे शीर्षक से जुड़ा हुआ है। मैं बहुत पीछे जाता हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद की बात मैं करता हूँ। गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ, जनक का महल, जनक का सभागार, जनक का दरबार। याज्ञवल्क्य माना जाता है कि इसी साझी सभ्यता से आए हैं, और गार्गी भी। याज्ञवल्क्य उन महर्षियों में से हैं जिन्होंने ब्रह्म को उसके कर्मकांड के बंधन से तोड़कर बाहर लाने की कोशिश की, या कहें कि साहस की। और वही साहस का क्रम बंगाल में, भले ही कुछ ही व्यक्तियों में, परंतु हम आधुनिक भारत के इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम के वक्त भी देखते हैं। जब विवेकानंद, रामकृष्ण जैसे लोग बंगाल में पैदा होते हैं तो वो एकाएक नहीं पैदा हुए, ऐसा संभव ही नहीं है। कहीं न कहीं इस मिट्टी में उसकी जड़ें हैं, उसका बीज है कि हम कैसे जीवनोत्कर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे करुणा और प्रेम का संधान कर सकते हैं। तो एक लंबी कहानी इसके पीछे जरूर है, एक बहुत ही व्यापक इतिहास इसके पीछे अवश्य है। अब मैं इतिहास की बात कर चुका हूँ, मैं कला साहित्य की बात कर चुका हूँ, तो आप अवश्य कहेंगे कि आप सिर्फ अच्छे पहलू को बता रहे हैं। मैं सबसे अंत में अवश्य बताऊंगा कि जब मैं हम कहता हूँ तो अवश्य किसी को लगता होगा कि आप कैसे। एक अच्छी कविता एस साला बिहारी करके है। मैं बहुत कम शब्दों में
कविता पे बात नहीं करूँगा। मैं अपने पिताजी मेरे भी यहीं पढ़ने आए थे, तो कहते थे कि जब वो छात्र थे तो यहाँ का भी माहौल ऐसा था कुछ कि यहाँ के लोगों में थोड़ा अहंकार हो गया था। वो हमको अलग करके देखते थे कि हम अलग हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहता है हम अलग हैं, उसी तरह से हम अलग हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ आज, तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं हम अलग हैं। हम कम से कम हम और आप एक ही हैं। आप अलग हो गए हों, हम वही हैं जो आप थे या हम थे। तो खैर उस तरफ नहीं जाते हैं। तो मैं जब इतिहास की बात करता हूँ, कला संस्कृति की बात करता हूँ, तो मानव उत्थान के बारे में भी अवश्य बात करना चाहता हूँ। और कार्ल यूंग कहें या कार्ल यंग कहें, मुझे नहीं पता। कार्ल यंग का एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का एक कंसेप्ट है। तो मैं कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से ही एक और चीज़ डिराइव करने की कोशिश करता हूँ, उससे उत्सर्जित करने की कोशिश करता हूँ। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब, इसका मतलब है व्यापक चेतना का विकास। कम से कम भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास को जब हम देखते हैं, तो जो जो लोग यहाँ हुए, और जब हम भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं, तो सिर्फ हम जो शहरी क्षेत्र है उसको जानते हैं। शहरी क्षेत्र में जो भी आंदोलन हुए, जो भी व्यक्तियों का यहाँ जन्म हुआ, उनके बारे में जानते हैं। कविवर या कहें कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की बात कर लें, या विवेकानंद की बात कर लें, या रामकृष्ण परमहंस की बात कर लें, या फिर विद्यासागर की बात कर लें। अनेकों नाम हैं, इतने नाम हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। ये बहुत ऐसे जगहों से हैं जो बहुत प्रख्यात है, जाना माना जगह है, जाना माना प्रदेश है, जानी मानी हस्तियां अब हो चुके हैं। लेकिन बंगाल के हर एक क्षेत्र में ऐसे लोग हुए, और उस वक्त अवश्य हुए। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि खुदीराम इतने कम उम्र का एक व्यक्ति में इतना जुनून हो? अवश्य वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के लोगों में। मिदनापुर वो कोई शहरी क्षेत्र नहीं है, वो कलकत्ता नहीं है। जब इतनी छोटी उम्र में किसी व्यक्ति की चेतना का स्तर इतना प्रबल हो, इतना प्रगाढ़ हो, तो हमें ऐसा अवश्य समझ आता है कि इस मिट्टी में ही कोई बात है। यहाँ ऐसे महर्षियों का जमघट है। ऐसे कई महर्षि, महापुरुष यहाँ हर वक्त रहें, कम से कम आज़ादी के वक्त तो अवश्य रहें, जिन्होंने सामाजिक चेतना के उत्थान को प्रयास किया। और उसके पुट अब भी दिखते हैं, भले वो विकृत हो जाए या जैसे भी हो, लेकिन सामाजिक स्वतंत्रता की बात अब भी यहाँ है। यहाँ एक भैंस है जो कहीं न कहीं मैं अब यहाँ अलग करता हूँ। बिहार और बंगाल में, बिहार में सामाजिक स्वतंत्रता की बात, व्यक्तिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। वहाँ गौन हो चुका है, लेकिन यहाँ अब भी है। शायद मैं शहरी क्षेत्र में हूँ इसलिए मुझे ऐसा और अधिक लगता हो, लेकिन है, और पहले और अधिक था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 3-4 पंक्तियों में मैं धर्म और राजनीति दोनों को समेट लेना चाहता हूँ, और इसमें बंगाल के कुछ राज की बात भी आएगी। मैं धर्म से शुरू करता हूँ। धर्म और कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स ने जब धर्म की बात की और अपना सिद्धांत कम्युनिज्म दिया, जिसे मार्क्सिज्म भी कहते हैं, तो
उन्होंने ईसाई धर्म की बात की और पश्चिम ईसाई धर्म की बात की। जब यह पूरब में आता है, खास करके भारत जैसे देश में, तो यहाँ दो धर्म हैं, इस्लाम और हिंदू धर्म। आज के मानव को अगर आप देखें तो आज का मानव एल्गोरिदम का मानव है। आज का हर व्यक्ति ब्रेन वॉश्ड है। ऐसा नहीं कि जो फट जा रहा है वही ब्रेन वॉश्ड है। कुछ हद तक मैं भी, आप भी, हम में से सब ब्रेन वॉश्ड है, लेकिन हमें अनलर्न करने की ज़रूरत है। जो हम सीख चुके हैं उसे भुलाने की आवश्यकता है। जो ये बहुत बड़े बड़े तंत्र, वैश्विक स्तर पर जो तंत्र खड़े हैं, वो जो भी हमें सिखा रहे हैं उसे भुलाने की आवश्यकता है। उसे पहले भूलना है, तभी हम उत्कर्ष की ओर बढ़ सकते हैं। विवेकानंद और परमहंस जैसे लोगों को समझ सकते हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे व्यक्तियों को समझ सकते हैं। तो जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं इसे धर्म के पहलुओं पर भी लाता हूँ। मैं प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ता रहा हूँ बचपन से। हिंदू और मुसलमान दोनों पात्र आते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हिंदू समाज तब बेहतर था या मुस्लिम समाज तब बेहतर था, लेकिन तब हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों ऐसी स्थिति में नहीं था कि मुस्लिम अपने आप को अरबी मानते थे या अरब की ओर देखते थे, या हिंदू अपने आप को इस तरह से देखते थे कि ये उनका ही देश है, सिर्फ उनका देश है। हालांकि ये अब भी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये हमारे दिमाग में बैठाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बुरा है। और ये किस कारण से हुआ, इस पहलू पर मैं किसी और दिन में बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि शायद विभाजन ने हमारे दिमाग को बदला, और अब रोज़ बदलते वैश्विक परिदृश्य हमें रोज़ बदल रहे हैं। अशिक्षा और हमारा सच्चाई और अच्छाई की तरफ झुकाव, साहित्य, कला, संस्कृति की तरफ। संस्कृति जब मैं शब्द कहता हूँ तो उसमें साहित्य, संगीत और कला ही मैं मानता हूँ। संस्कृति में कई बुरे पहलू भी आ जाते हैं। मैं माओ के संस्कृति को ख़त्म कर देने के सिद्धांत को भी नहीं मानता हूँ, और संस्कृति में पड़े रहे जाता को भी साधते रहने की बात नहीं करता हूँ। मैं जब संस्कृति की बात करता हूँ, सभ्यता की बात करता हूँ, तो बंगाली में एक शब्द है परिष्कार, हिंदी में भी ये शब्द है, संस्कृत में भी ये शब्द है। ये समान रूप से तीनों भाषा में आता है। मैं भाषा की बात भी आगे करूँगा। हालांकि इसका अर्थ होता है साफ करना। परिष्कार को और अगर आप व्यापक अर्थ दे तो इसका अर्थ है अपने अंतर को साफ करना। जब कोई कहता है कि हम अपने अंतर को साफ करें, मैं कहता हूँ अंतर को सिर्फ साफ नहीं करें, बाहर को भी साफ करें। जब आप बाहर भी साफ रखेंगे तभी आप अंतर साफ करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। इसलिए आवश्यक है, आप गलाजत के बीच अंतरात्मा की शुद्धि की कामना नहीं कर सकते, ये बेकार है। तो जब मैं परिष्कार की बात कर रहा हूँ और धर्म की बात हो रही है और राजनीति की भी बात हो रही है, तो धर्म एक ऐसा विषय था जब एक सामाजिक चेतना के स्तर पर जाता था। आज धर्म एक टूल किट है। चाहे हर धर्म उसे शक्तिशाली व्यक्ति टूल किट की तरह प्रयोग करता है और उसे बस अपने विचारधारा साधने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं एक टर्म एक पहलू फिर से उछालने जा रहा हूँ। इसे हॉर्सशू कंसेप्ट कहते हैं। धर्म और कम्युनिज्म दोनों हॉर्सशू के अंतिम बिंदु हैं। इसे मैं समझाता हूँ कैसे।
जब कभी कोई कविता लिखता है, जब कोई साधक कुछ साधता है, कोई सिद्धांत देता है, तो वो पहले साधता है उसे, फिर वो सिद्धांत देता है, फिर वो समाज को देता है। कभी अपनी कविताएं समाज को देता है, ऋषि अपनी रचनाएं और अपनी साधनाएं समाज को देते हैं। लेकिन तीनों का संदेश स्पष्ट है कि इसे व्यापक रूप से नहीं फैलाया जा सकता है। इसके लिए हर व्यक्ति को उसी उत्कर्ष की कामना अपने अंदर जगानी हो, उसी कारुण्य और प्रेम की कामना अपने अंदर जगानी हो। तो जब मैं गांधी, गौतम, विवेकानंद की बात एक ही साथ करता हूँ, गौतम आप दीपो भव, गांधी अंत्योदय, और विवेकानंद जब हर व्यक्ति में शिव की बात करते हैं, मैं धार्मिक नहीं हो रहा हूँ, मैं शिव, आप अगर अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की बात कर लें, आप अगर जीसस को मानते हैं तो जीसस की बात कर लें। हर व्यक्ति में शिव, जीसस या अल्लाह की बात जब हम करते हैं तो ये धर्म से इतर बात है। धर्म के साथ परिपाटी चली आती है, धर्म के साथ ऊंच और नीच आती है, और धर्म के साथ एक जातीय अहंकार आता है, और ये किसी विचारधारा के अहंकार से अलग नहीं। अध्यात्म से हर जीव में शिव, अपना दीपक स्वयं बनना और अंतिम आदमी के उदय की बात आ सकती है, और अध्यात्म किसी भी एक धर्म का नहीं हो सकता है। अध्यात्म को किसी एक व्यक्ति से जोड़ा ही नहीं जा सकता है। मैं अध्यात्म को भी पीछे करता हूँ। हर व्यक्ति की यात्रा प्रेम और करुणा के पथ पर, हर व्यक्ति की यात्रा ही उत्कर्ष की यात्रा है। ये धर्म से इतर है, विचारधारा से इतर है, क्योंकि ये तलवार नहीं है जिससे आप युद्ध करके सबको बदल देना चाहते हैं। कम्युनिज्म क्या करना चाहता है? कम्युनिज्म एक बार में सब कुछ बदल देना चाहता है। ये असंभव है। धर्म भी ऐसा ही कुछ चाहता है कि सब एक ही नियम माने, एक बार में समूल सब रूप से हम बदलाव कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, हर व्यक्ति अपनी यात्रा से उस करुणा तक पहुंच सकता है, उस करुणामयी चेतना को जगा सकता है। तो धर्म का जो समय समय यहाँ पर सीमन हुआ, डेमोग्राफी के बदलने से जो यहाँ बदलाव आए, और कम्युनिज्म पे मैं एक ही पंक्ति कहूँगा कि कम्युनिज्म जो करना चाहता है, जो मैंने कहा कि वो धर्म भी करना चाहता है, एक बार में सबको बदल देना चाहता है। एक बार में सबको हिंदू बना दूंगा, एक बार में सबको मुसलमान बना दूंगा, एक बार में सबको ईसाई बना दूंगा, एक बार में सबको जू बना दूंगा, एक बार में सबको बौद्ध बना दूंगा। ऐसी कई लड़ाइयाँ चलती रहती है। आप सोशल मीडिया पर देखते रहेंगे कितने लोग मारे जा रहे हैं। हिंदू नहीं मारते हैं, मैं हिंदू हूँ इसलिए ऐसा बात नहीं कह रहा हूँ, आप देख ले। हालांकि अब ऐसे हिंदू पैदा हो गए हैं जो मारने लगे हैं, लेकिन कम से कम ईसाइयों का सभ्यताओं को, संस्कृतियों को खत्म करने और मुसलमानों का इतिहास रहा है। खैर, मैं यहाँ बैठकर इन बातों को अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये खतरा मोल लेने जैसा होगा। संशोधन करना, परिष्कार करना, रोज रोज साफ करना सभ्यता को सुंदर बना सकता है। फुलवारी में भी वीड्स जो होते हैं, जो ऐसे पौधे होते हैं जो फूल को नहीं बनने देते, उनको हटाना पड़ता है। आपको रसोई घर रोज़ साफ करना पड़ता है, आपको अपना घर रोज़ साफ करना पड़ता है, आपको अपने समाज को भी, अपने संस्कृति को भी, अपनी सभ्यता को भी, अपने कला को भी रोज़ साफ करना पड़ता है, अपने विचारों को भी रोज़ साफ करना पड़ता है, उसमें झांकना पड़ता है, उसमें आ गई विसंगतियों को हटाना पड़ता है।
तो पिछले दशकों में कम्युनिज्म ने शायद इस प्रदेश को थोड़ा इसके विकास को ज़रूर अवरुद्ध किया। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कम्युनिज्म एक बुरा विचार है। कम्युनिज्म तो उस दर्जे का विचार है, हालांकि असंभव सा है, लेकिन उस दर्जे का विचार है जिस दर्जे का विचार शायद बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि उपनिषद में दिया करते थे, जैसा बुद्ध के द्वारा दिया गया कि हर व्यक्ति समान है। लेकिन उन्होंने हर व्यक्ति को समानता की बात का आग्रह नहीं किया, या फिर ये नहीं कहा कि तलवार चलाओ और हर सबको समान कर दो। उन्होंने कहा सबको अपनी यात्रा करनी होगी, समाज को सहिष्णु होना पड़ेगा, सबको अपने अंदर करुणा का परिसीमन करना होगा, करुणा जगाना होगा। लेकिन कम्युनिज्म ऐसा नहीं चाहता। कम्युनिज्म एक तलवार पर सबको, जो पहले से विसंगतियों में पड़े हुए हैं, उनको धड़ल्ले से काट देना चाहता है। नई व्यवस्था आज के आज बनाना चाहता है। ये असंभव सा है, ये लगभग असंभव है। और इसी वजह से जॉर्ज ऑरवेल की वो पुस्तक है एनिमल फार्म जैसी स्थितियाँ पैदा होती हैं। एक ईश्वर को मारकर दूसरा ईश्वर खड़ा हो जाता है, और यही परेशानी है धर्म और कम्युनिज्म के साथ। और धर्म और कम्युनिज्म दोनों ने ऐसे सभ्यता को, जिसे कहा जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है देश एक दशक बाद सोचता है, बिल्कुल पलट चुका है। और मैं और मेरे जैसे बहुत सारे व्यक्ति इस बात को समझते हैं और दुखी हैं। खैर, मैं धर्म, कम्युनिज्म इत्यादि की बात करते करते राष्ट्र की बात भी मैंने कर ही डाली, लेकिन इसका एक और व्यापक चेहरा है जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और इसमें मैं मुख्य रूप से हिंदू धर्म की बात करूँगा, क्योंकि मैं इस धर्म के बारे में बोलने में सहज हूँ। और मैं ऐसी कोई बात नहीं करने जा रहा हूँ कि जिसके कारण कि कोई राजनीतिक पार्टी मुझे लाकर या आकर उठा ले। हालांकि मुझे नहीं उठा सकती, वो मुझे जानता ही कोई नहीं जानता है। मैं खुद के लिए ये वीडियोस बनाया करता हूँ। तो जब हिंदू धर्म की बात मैं करता हूँ सबसे पहले, तो क्रमशः यहाँ जो ये धर्म है, इन महापुरुषों के होते हुए भी क्रमशः जाति का पुट, जाति के पहलू, जो बिहार में आज भी है, बंगाल में भी था। आज इसके कम रुझान मिलते हैं, लेकिन ये झूठ नहीं है। अगर ये झूठ होता, अगर सामंत नहीं बने होते यहाँ, तो ऐसा संभव ही नहीं था कि यहाँ नक्सलवाड़ी जैसे आंदोलन होते। सामंत बने यहाँ, उन्होंने ऊंच नीच जैसी चीज़ें लाई, कई रूढ़ियाँ, कई कुरीतियाँ बंगाल में पनपी। ये बात सच है और ये सारा तथ्य है। लेकिन आज का बंगाल बहुत बदल चुका है, इस मामले में बेहतर हो चुका है, लेकिन इसके गिरावट की वजह भी वही बनी, क्योंकि कल तक एक ऐसा समाज जो भोजन, साहित्य, संगीत, कला, यानी कि जीवन के हर रस का आनंद लेता था, ऐसा समाज इतनी गिरावट पर कैसे आ सकता है? जो क्रमशः इन पहलुओं को लेकर चलता है, ऐसा समाज गिरावट पर कैसे आ सकता है? ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ डेमोग्राफी क्रमशः बदलती रही,
दूसरी बात, जातीय विभेद और कुरीतियाँ विसंगतियाँ बहुत अधिक आ गई। और तीसरा, मैं विचारधारा की बात कर चुका हूँ, बार बार उस बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। यही इसकी गिरावट की वजह बनी और आज वैश्विक राजनीति और प्रादेशिक राजनीति दोनों एक ही रूप से है। बेईमानी ही आज सही है। कल कार्यक्रम में किसी व्यक्ति ने कहा कि पहले झूठ बोलने में लोगों को शर्म आता था, आज सच बोलने से लोगों को डर लगता है। खैर, मैं फिर से गांधी जी के शब्दों में अंतिम पंक्ति में खड़े हो व्यक्ति की उदय की बात, चाहे वो सरकार करे, चाहे वो व्यक्ति करे, चाहे वो व्यक्ति नहीं कर सकता है, सरकार को सबसे पहले उसे शिक्षित करना होगा, उसे वो उपाय देना होगा जिससे वो अपने आत्मा के उत्कर्ष के बारे में सोच सके। पहले वो शिक्षित होगा ही नहीं तो अपने आत्मा के उत्कर्ष के बारे में नहीं सोच सकता। गांधी गौतम से यहाँ अलग है। गांधी क्योंकि आज जो राष्ट्र जैसी चीज़ें जो विश्व में है उन पहलुओं को समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि ये उनके वक्त का सच है। इसीलिए गांधी अंत्योदय की बात करते हुए ये अवश्य कहते हैं कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अंतिम व्यक्ति तक वो मौलिक ज़रूरतें पहुँचाएँ, शिक्षा और स्वास्थ्य। तभी व्यक्ति साहित्य, कला और संगीत के बारे में सोच सकता है। और बंगाल अब भी सोच रहा है, मुफलिसी में भी इसका मैं कायल हूँ। मुफलिसी में कोई कला के बारे में, संगीत के बारे में सोचता है, जीवन में रस लेता है, तो ये सुखद है। लेकिन गुर्बत कोई अच्छी चीज़ नहीं है, गुर्बत बुरी है, क्योंकि गुर्बत व्यक्ति को मार देती है, उसके शरीर को भी और आत्मा को भी। अंत में जाते जाते एक अच्छी बात मैं करना चाहता हूँ। अंत करूँगा वही याज्ञवल्क्य और गार्गी के शास्त्रार्थ से। गार्गी जैसी चेतना यहाँ की स्त्रियों में है। हालांकि स्त्रीवाद का जो प्रारूप वक्त के साथ बदला, इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरे कई मित्र बोलेंगे कि ज़बरदस्ती स्त्रीवाद का चोंगा पहनकर कुछ लोग कूल बनने की कोशिश करते हैं, तो मैं स्त्रीवाद का चोंगा पहनकर कूल बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज तो नहीं, लेकिन इतिहास में मैं अवश्य देख पाता हूँ। आज मुझे नहीं पता है, मेरा स्त्रियों से संसर्ग बहुत कम है, सीमित हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत एकांत प्रिय हो चुका हूँ। लेकिन आसपास देखकर समझ अवश्य आता है कि बंगाल को पूरे विश्व द्वारा स्त्रीवाद समझाने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल स्त्रीवादी था। स्त्रीवाद के ह्रास के समय जब स्त्रियों की स्थिति बहुत बदतर हो गई बंगाल में, तब यहाँ स्त्रियों ने खुद तलवार उठाया था, यहाँ स्त्रियों ने खुद मशाल उठाया। और आज संगतियों और विसंगतियों, विकृतियों और अच्छाइयों सबके साथ आज भी यहाँ स्त्रीवाद बुलंद है, जो हमारे देश के किसी भी प्रांत में इतना बुलंद नहीं है। आज भी यहाँ के पुरुष स्त्रीवादी हैं और अधिक सहिष्णु हैं। मैं ये देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और ये पूरे देश को यहाँ से सीखना चाहिए और बंगाल को भी अपने इतिहास से सीखना चाहिए कि कैसे सभ्यता को क्रमशः परिष्कृत करते रहना आवश्यक है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ये भाषण के
तरह ही चला गया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मिला जुला कर सभी पहलुओं को एक आम आदमी के चश्मे से देखने की कोशिश करने में सफल रहा हूँगा। मैं धन्यवाद।